बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान नना यूसुफ। उम्मीद है जी आप ठीक ठाक होंगे और मौसम बहुत खुशगवार है। और जो नहीं भी ठीक होंगे अल्लाह ताला उनको ठीक ही रखे, बट खुशगवार मौसम में आपका मूड भी खुशगवार हो जाता है, आपको खुद ब खुद अच्छा फील होता है। ऑल्दो सुबह मुसलसल बारिश थी, जैसे ही सुबह 5 बजे पहले आंख खुली, फिर 6 बजे भी बारिश हो रही थी और फिर 8 बजे तक, जब तक मैं ऑफिस आई, मुसलसल हल्की फुल्की बारिश का सिलसिला जो था जारी था। ठंडी हवा चल रही है और इस ठंडी हवा से खुशबू ये आ रही है कि सर्दियों की आमद है। तो फाइनली इंतज़ार इसी का था, क्योंकि शदीद वाली गर्मी से परेशान भी हो गए थे, तंग भी आ गए थे। और मुझे तो वैसे बंद कमरों में ना वो ऐसे लगता है कि बस अब घुटन सी हो रही है। कमरे खुले होने चाहिए, दरवाजे खिड़कियां खुली होनी चाहिए, अच्छा एहसास होता है। फिलहाल बारिश जो सैटरडे को रात को हुई उसका अगर हम जिक्र करें तो वो बहुत तेज़ तूफ़ानी बारिश थी, यालाबारी भी हुई और उसके साथ साथ जी शदीद वाली बारिश। और रोड पे तो हर जगह हमें दरख्त ही दरख्त गिरे हुए नज़र आए, बहुत ज़्यादा तूफ़ानी बारिश थी। और जो रात से बारिश हो रही है वो मुसलसल बारिश है। बिजली 2 बजे के करीब बहुत तेज़ जो थी चमक रही थी, बाहर नज़र आ रहा था जी। सो आगे का मौसम कैसा होगा ये भी हम बात करेंगे, लेकिन इस तरह का मौसम जब होता है तो घंटों बिजली की तवील बंदिश का सामना भी रहता है। हमारे घर तो तकरीबन कोई 6 घंटे के करीब लाइट गई थी। सो वो मौसम की वजह से था, जिस तरह से शदीद हवा चली, यालाबारी हुई और तूफ़ान था, तो ये सब चीज़ें तो होती हैं जी। अच्छा जी, हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, शाहिद सिप्रा साहब और इमरान यूनुस ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। सो मौसम इंजॉय करते हुए आए अभी शाहिद सिप्रा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये 2 दिन से जिस तरह बारिश हो रही है इससे मौसम तो बड़ा सुहाना हुआ है। और आज जिस तरह आप खुद जिक्र कर रही हैं कि रात से बारिश का सिलसिला शुरू हुआ, बच्चों के स्कूल छोड़ने का टाइम हुआ, थोड़ी तेज़ हुई, लेकिन अब फिर हल्की बारिश है, लेकिन वो मुसलसल हो रही है। छुट्टी तो नहीं करा ली फिर? नहीं, छुट्टी क्यों करवानी है। देखें, वैसे भी आज से उनका पेपर है, आज पहला पेपर है, तो उन्होंने वैसे भी जाना है। और मौसम, मैं कुछ वीडियो सोशल मीडिया पे देखी है, मौसम अपनी जगह पे है, लेकिन ये अल्लाह ताला से हमें मगफरत भी मांगनी चाहिए। जो तूफ़ानी बारिश हुई है इसकी वजह से बहुत नुकसान भी हुआ है, और ख़ास तौर पे जो पहले सैलाब से लोग पिसे हुए थे उनका मज़ीद नुकसान हुआ है। मैं किसान बरादरी की बात कर रहा हूँ कि उनके जो खड़ी फसल थी वो लेट गई है। धान जिसको हम चावल कहते हैं, इसकी फसल लेट गई है, वो बहुत बड़ा नुकसान है। उसके बाद जो मकई की फसल थी वो लेट गई है, इस तूफ़ानी बारिश की वजह से ख़राब हुई है, वो बहुत बड़ा नुकसान है। देखें, आज हम यहाँ बैठ के लाहौर में ये बात कर देते हैं कि मौसम बड़ा सुहाना है, बड़ा अच्छा है, लेकिन उसके इस तूफ़ानी बारिश के पस पर्दा चीज़ों को देखें, दूसरी साइड पे देखें तो बहुत नुकसान भी हुआ है। तो हमें अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला रहमत की बारिश बरसाए, जो हमारे लिए रहमत बने, ना कि ये जो किसान हजरात आज बेचारे परेशान हैं, पहले सैलाब से परेशान थे, आज ये इससे परेशान। तो हम नो डाउट मौसम बहुत सुहाना है, इसमें कोई दूसरी राय भी नहीं है। अगर इसी तरह 2-4 दिन और बारिश रह गई तो वो सर्दियों की आमद शुरू हो जाएगी। और फिर देखें, अभी वैसे भी कोई 10 दिन के बाद जो वो आपको मौसम सरमा की कैफियत या उस तरह की वो उसमें फील शुरू हो जाएगा। उसकी वजह कि आपके जो पंजाबी के महीने वो तब्दील हो रहे हैं और गंदम की काश्त का आगाज़ हो रहा है। गंदम की काश्त उस वक्त होती है जब ये हॉट वेदर आपका ख़त्म होता है, उसके बाद उसकी आगाज़ की जाती है। तो ये अब मेरे ख्याल में 7-8 दिन के बाद मज़ीद वेदर चेंज हो जाएगा, और अगर इस तरह बारिश रही तो फिर कुछ ज़्यादा उसके असरात उस पर आ जाएंगे। तो ठीक है, आज भी लोग निकले हैं, स्कूल भी बच्चे गए हैं, लोग भी निकले हैं, एंजॉय करना चाहिए, लेकिन साथ में हमें उन भाइयों को भी याद रखना है जिनके लिए ये नुकसान का बायस। बिल्कुल आपने ठीक कहा जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। तो दुआ को ये है कि बारिश जब भी हो रहमत की हो, किसी के लिए जहमत ना बने। इमरान यूनुस, आप लेट आए हैं, मौसम तो नहीं एंजॉय करते हैं। देखिए जी, अगर हम हफ्ते वाले दिन से बात करें तो नो डाउट बारिश हुई, मौसम बहुत सुहाना था, लेकिन फोरकास्ट के अलावा मुझे एक्सपेक्टेशंस थी कि बारिश जो है वो बहुत ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि हमेशा जब भी जो आपके नॉर्दर्न एरियाज़ हैं या स्पेशली मरी के हवाले से हम बात करें, जब भी वहाँ पर ज़ालाबारी बारिश होती है, बर्फबारी होती है, उसके बाद लाहौर में वो वेव लाहौर में आती है। और एक दिन पहले जो है वो मरी में मूसलाधार बारिश हुई, ज़ालाबारी हुई और बहुत ज़्यादा बर्फबारी जो है वो हुई। अच्छा, कुछ दोस्त भी गए थे, उन्होंने बताया, तो फिर उन्होंने कहा भाई अब आप तैयार रहें क्योंकि अब लाहौर की तरफ ये सिलसिला आएगा। तो जब हफ्ते को बारिश हुई और वो बारिश इतनी शदीद थी कि ठीक है लोगों ने इन्जॉय तो किया, लेकिन कहीं दरख्त गिरे, कहीं छतें गिरी, और सबसे जो खौफनाक बात जो है वो ये थी
कि जो फीडर ट्रिप कर गए। और शाहिद सिपरा साहब, सुबह मैंने देखा हमारे तरफ तो लाइट जो है वो रात को तकरीबन 2:30 बजे गई और अगले दिन 3 बजे आई। अच्छा, 12.5 घंटे वो लाइट जो है वो गई। मैं सुबह उठा क्योंकि यूपीएस भी बंद हो गए। सुबह मैंने 7 बजे उठ के शाहिद सिपरा साहब को कॉल मिलाने के लिए जब अपनी मेन चैट पढ़ी तो शाहिद सिपरा साहब 6 बजे के बेचारे उठ के टिकट्स दे रहे हैं कि जी शहर में 380 फीडर जो है वो ट्रिप कर गए हैं। और ये सिलसिला जारी है। शाहिद सिपरा साहब से समरा काफी देर से वेट कर रही हैं, बाहर मौजूद हैं जी। खुशगवार मौसम के कुछ नज़ारे मैंने कहा स्टूडियो में बैठ के देखे कैसे लगते हैं। सो समरा, मौसम कैसा है? मुझे तो एक्चुअली जब मैं गाड़ी से बाहर निकली दफ्तर आने के लिए एकदम से इतनी तेज़ हवा थी तो मुझे सर्दी का एहसास हो रहा था, तो मैंने सोचा शॉल लेकर आ जाती तो ज़्यादा बेहतर था। अभी बाहर कैसा मौसम है? जी अन्ना, बिल्कुल मौसम के हवाले से बात कर लीजिए तो बिल्कुल खुनकी महसूस की जा रही है और ये हफ्ते की रात जो बारिश हुई है उसके बाद से ही मौसम की रुत जो है वो बदल चुकी है। इस वक्त भी ठंडी हवाएं चलने का जो है वो सिलसिला जारी है। 13 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं जो कि मौसम को मजीद खूबसूरत बनाने का बाइस बन रही हैं। हल्की फुल्की रिमझिम अभी भी जारी है जो कि मुख्तलिफ इलाकों में हो रही है। जेल रोड हो जाए, माल रोड, शादमान, GT रोड, मुगलपुरा के अतराफ में अभी भी हल्की फवार जो है वो बरस रही है। और महकमे मौसमियात की जानिब से भी यही कहा जा रहा है कि आज जो है ये बादल जो है वो दिन के मुख्तलिफ औकात में जो है वो इसी तरह से बरसेंगे। और आप मेरे रकम में भी देख सकते हैं कि दरख्तों के पत्ते जो है वो लहलहाते हुए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और आज दिन भर मौसम जो है वो इसी तरह से रहेगा। मतलब इस वक्त जो है वो अबर आलूद है, आसमान पर जो है वो बादलों का बसेरा है। काली कटौर ने मुकम्मल तौर पर जो है वो शहर लाहौर को अपनी लपेट में ले रखा है। और महकमे मौसमियात की जानिब से ये कहा जा रहा है कि आज शहर में जो है वो 90% तक बारिश का इम्कान मौजूद है। और जिस तरह से ठंडी हवाएं चल रही हैं ऐसा ही लग रहा है कि सर्दियों की अब आमद है। लेकिन महकमे मौसमियात की जानिब से ये कहा जा रहा है कि बारिशों का ये जो सिलसिला है वो 7 अक्टूबर तक इसी तरह से जारी रहेगा। उसके बाद से फिर 7 अक्टूबर तक तो बारिशों का सिलसिला कह रहे हैं जारी रहेगा। बट समरा, ये सर्दी की आमद हम कह सकते हैं प्रॉपर सर्दियों का आगाज कब से होने जा रहा है? कुछ इस बारे में प्रेडिक्शन की जा रही है? अच्छा है ना, अभी सर्दियों का आगाज जो है वो नहीं हो सकता क्योंकि अभी जो है वो 7 अक्टूबर तक तो जो है वो बारिश की पेशन गोई की जा रही है और 7 अक्टूबर तक मौसम खुशगवार रहने के इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं। लेकिन फिर से जो है वो दर्जा हरारत में इजाफा जो है वो महकमे मौसमियात की जानिब से उसमें इजाफे का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। ये जरूर कहा जा रहा है कि वो हब्स और घुटन से शहर के वासियों को निजात मिल सकता है क्योंकि हमने देखा है कि जब से अक्टूबर शुरू हुआ है मौसम में थोड़ी बहुत तब्दीली जो है वो देखने में नजर आ रही है। दिन के औकात में जो है वो सूरज जलवागर होता है, गर्मी भी होती है लेकिन उस तरह से गर्मी नहीं पड़ी जैसे कि गुज़िश्ता दिनों में पड़ रही थी। लेकिन रात के औकात में ठंडी हवाएं चलने से मौसम बेहतर रहेगा और सर्दी जो है उसके आने में अभी थोड़ा बहुत टाइम जो है वो महकमे मौसमियात की जानिब से ये बताया जा रहा है कि बारिश कम ही होगी आज सारा दिन के, ज्यादा तेज बारिश और ग्यालाबारी की भी क्या प्रेडिक्शन है? अच्छा, गरज चमक के साथ आज बारिश के इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं क्योंकि हमने देखा है कि हफ्ते की रात और कल भी जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं मूसलाधार बारिश हुई है और हफ्ते की रात को तो बहुत ही ज्यादा आंधी और तूफान के साथ बारिश जो है वो देखी गई है। आज भी जो है वो गरज चमक के साथ बारिश के इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं और ये दिन के मुख्तलिफ औकात में वक्फे से बताया जा रहा है कि बारिश हो सकती है। आप मौसम भी एंजॉय करें, चाय शाय पिए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। गरज चमक के साथ वक्फे से बारिश की प्रेडिक्शन है, यानी तेज बारिश भी हो सकती है, हल्की बारिश भी हो सकती है क्योंकि जब आपको बताया जा रहा है कि पूरा दिन वक्फे से होनी है तो कभी तेज और कभी हल्की बारिश जैसे कि समरा बता रही थी। बट उसके बाद दर्जा हरारत जो है वो एक दो दिन बाद फिर बढ़ेगा लेकिन वो वाली हब्स वाली गर्मी और शदीद वाली गर्मी नहीं होगी। और 8-10 दिन बाद मौसम में जी तब्दीली की जो है वो नवीद सुनाई गई है कि सर्दियाँ जो है वो उनका आगाज होना शुरू होगा। सो अब आ जाते हैं जी बिजली बंदिश पर। सिस्टम को पुराना सिस्टम है, मैं अब आपके अल्फाज जो है वो रिपीट कर लेती जो आपने हमें बताकर तसल्ली देनी है, सिस्टम ऐसा है ऐसे ही होगा। बट हम कुछ प्लान क्यों नहीं करते हैं शायद सिपरा साहब? मतलब ज़ेर ज़मीन आप बिछाना चाह रहे हैं? आपकी कुछ हाउसिंग सोसाइटीज़ में अगर यहाँ वहाँ फॉल्ट आ जाए तो हम उसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाते। अच्छा, आपका जो सेकंड सोर्स है परेशानी, लाहौर शहर का जो सेकंड सोर्स है, मतलब एक साइड से अगर बंद होते हैं ग्रिड तो दूसरा जो सोर्स दिया गया वो भी ज़ेर ज़मीन हमने 132 की लाइन बिछाई हुई है, वो एक रिंग बना हुआ है, वो भी कहीं ना कहीं मसाइल से दो चार कहीं ना कहीं रहता है। इसलिए मेरे ख्याल में अरबों रुपए के इस पे, बल्कि मेरे ख्याल में अरबों डॉलर आप कह सकते हैं, अरबों रुपए से तो ये प्रोजेक्ट नहीं होने वाला। और अगर उसको आप चेंज भी कर लें तो फिर हम यहीं बैठ के बात कर रहे होंगे कि एक सड़क बनाई थी फिर खुदाई शुरू कर दी है। उसके लिए आपको प्रॉपर एक सिस्टम चाहिए, ज़ेर ज़मीन आपने वायर को कैसे गुजारना है, फिर उसके मेंटेनेंस के लिए उसमें अगर काम करने के लिए वो जगह बनानी है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब जो रात बारिश हुई वीकेंड पे जो हुई
तूफ़ानी बारिश थी, उसकी वजह से सबसे ज़्यादा जो इशू आया ना वो दरख्त गिरने से जी आया। बिल्कुल ऐसे ही है, दरख्त गिरे हैं, दरख्तों की टहनियाँ गिरी हैं, उन्होंने ब्रेक डाउन्स किए हैं, मतलब आपकी 11 kV तारें टूटी हैं, आपके ट्रांसफार्मर्स गिरे हैं उनकी वजह से। और बहुत सारे ऐसी मकामात थे जहाँ पर तारें टूटने के बाद, जिस तरह इमरान ने बताया कि 12-12, 14-14 घंटे तक भी लाइट सस्पेंड रही है। लेकिन दूसरी तरफ हम दूसरा अगर पहलू देखें कि उस बारिश के बाद जो मजमूई तौर पर 800 फीडर्स पर टेक्निकल फॉल्ट आया था, जब बारिश का सिलसिला थोड़ा थम गया, तूफान थोड़ा थम गया, उसकी स्पीड थोड़ी कम हुई, तो 3-4 बजे तक, 5 बजे तक जो आपने 50% जो रेस्टोरेशन थी उसका काम मुकम्मल किया। ये बड़ी बात है कि उस वक्त में स्टाफ आ गया, अदरवाइज तो लाइन स्टाफ रात में सिर्फ कंप्लेंट्स पे होता है। सही। कि आपके ऑफिसर्स, आपके एसडीओज, एक्सीएंस, एससीज, इवन चीफ इंजीनियर्स फील्ड में थे और वो इस बात की मॉनिटरिंग कर रहे कि सप्लाई को बहाल किया जाए। अच्छा, अब जो जिस पे डेंजरस फॉल्ट आए, आज भी कह रहे हैं वक्फे से बारिश। आज देखें, जो पहली बारिश होती है वो सिस्टम के लिए ज़्यादा नुकसानदेह होती है। आज अगर इस वक्त की हम बात करें तो मेरे ख्याल में 60-70 फीडर ऐसे हैं जहाँ से इस वक्त सप्लाई मुअत्तल है, लेकिन कल अगर इस वक्त की बात करें तो 350 फीडर पर लाइट सस्पेंड थी। सही। दरख्त गिरे हुए थे और उसको अच्छा, अब ये नहीं है कि दरख्त गिरे हैं उसको उठाना है, फिर दरख्त उठाने के बाद उसकी तारों को आपने उसको ब्रेक डाउन अटेंड करने के बाद सप्लाई को चलाना है, फिर कहीं ना कहीं और फॉल्ट आते हैं, परिंदों के बैठने की वजह से आते हैं और बहुत सारी जगह होती है। आप 60-70 फीडर्स अभी भी कह रहे हैं क्योंकि सुबह से मुसलसल बारिश हो रही है, तो ये क्या बहुत बुसीदा तारें होती हैं, बहुत पुराना सिस्टम है जहाँ पर अभी भी बारिश से जो ट्रिप होने की वजह क्या है? ट्रिप होने की वजूहत कई होती हैं। एक तो आपके जो पोल्स पे जो बैनर्स लगे हैं वो होते हैं। अच्छा। बिलखसूस जो आपके परिंदे जब ट्रांसफार्मर्स पे बैठते हैं, जब इस तरह मौसम, आप कह रही थी मैं शॉल ले आती हूँ, तो आपको जो परिंदे हैं उनको हीट मिलती है, वो ट्रांसफार्मर्स पे जाके बैठते हैं, तो वो आपके ब्रेक डाउन का बायस बनता है। इसी तरह आपकी बिल्ली जो है, ये जानवर जो है, ये भी जाके ट्रांसफार्मर्स में बाज़ बात बैठे तो इसकी वजह से भी ब्लास्ट हो जाता है, कहीं सर्किट पूरा हो तो वो उसकी वजह से होती है। इसी तरह ये छोटी छोटी चीज़ें जब मिला के तो उसके बाद ब्रेक डाउन होते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो आपके पिन इंसुलेटर्स हैं, आपको ब्राउन कलर के पोल के टॉप पे जो लगे हुए नज़र आते हैं, उसमें क्रैक आ जाए और क्रैक हो जाए, और वो एक चोर फॉल्ट जिसको कहते हैं, ये लेस्को वाले अपनी ज़ुबान में कहते हैं, कि वो आपके पोल पे है, वो नज़र भी नहीं उस तरह आता, तो फिर उसकी पेट्रोलिंग करने के बाद डिटेक्ट होता है कि कहाँ पे फॉल्ट है। ये सारी चीज़ें होती हैं, उसके बाद जाकर होता है। और आपके अंदरून जो इलाका है वहाँ ज़्यादा इश्यूज होते हैं। अंदरून में आपके बहुत सारी केबल्स उन्होंने खंबे समेटे हुए हैं, खंभों पे लगी हुई हैं, किसी को नहीं पता कहाँ से लाइट जा रही है, कहाँ से क्या चीज़ जा रही है, वहाँ पे आपके नेट की केबल्स हैं, बाकी सारी केबल्स लगी हुई हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन कल का दिन भारी था लाहौरियों पे, कल बहुत सारे ऐसे इलाके जो बिजली बंद रही, वहाँ पे लोग मुतासिर रहे, सारा दिन बंद रही, और पोश इलाके बंद रहे, आपके गुलबर्ग, फैसल टाउन, गार्डन टाउन, ये जो इलाके थे यहाँ पर सप्लाई मुअत्तल रही। ऐसे ही है बिल्कुल। तो अब जाके थोड़ा उसमें सिस्टम कुछ बेहतर हुआ, लेकिन ये जो बारिश हो रही है इसमें एक लगेगा फीडर, दूसरा ट्रिप हो जाएगा, दूसरा लगेगा, तीसरा हो जाएगा। ये मेरे ख्याल में 70-80 फीडर्स की ट्रिपिंग जो है जब तक बारिश मुकम्मल थम नहीं जाती तब तक ये चलता रहेगा। चलें जी, अल्लाह ताला रहमत की बारिश हो, मौसम में तब्दीली तो आई है, लोग इसको एंजॉय भी कर रहे हैं, बट वो जो पॉइंट शायद सिपरा साहब ने रेस किया, वाकई किसान भाइयों के लिए बड़ा मुश्किल वक्त होता है। सो अल्लाह ताला से दुआ है कि हालात अच्छे रहें, बेहतर रहें, किसी के लिए भी कोई नुकसान का बाइस ना या जहमत का बाइस ना बने। हम ब्रेक के बाद आते हैं जी, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा जी, लाहौर डेवलपमेंट मंसूबों की बात कर लेते हैं। पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया है, डिप्टी कमिश्नर मूसा रज़ा की सदारत इजलास हुआ है। अब जायज़ा से आगे बहुत बात चली जानी चाहिए, क्योंकि अब आपके सामने आज भी बारिश हुई और बहुत सारे लोग जो है ना, जब जगह जगह से रोड टूटी होती है, मुतासर भी होते हैं, ट्रैफिक का निज़ाम मुतासर होता है, बहुत स्लो हो जाती है। सो अब इसके समरात मेरे ख्याल से आवाम को मुकम्मल तौर पर मिलना शुरू हो जाने चाहिए। जो आपका लाहौर डेवलपमेंट पैकेज जिसके तहत सड़कें गलियाँ आपने बनाई, उस तरह से भी तक समरात नहीं पहुंचे, क्योंकि जगह जगह से गलियां, सड़कें, बाजार अभी भी इसी तरह से प्रॉपर उनको ठीक नहीं किया गया। इमरान यूनुस साहब, देखिए जी, हम अगर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के हवाले से बात करें, जितने भी डेवलपमेंट वर्क होते हैं, शहरियों को जो मसाइल होते हैं वो ये होते हैं कि एक तो वो अपनी जो मुकर्रर डेडलाइन होती है वो उसमें मुकम्मल नहीं होते। दूसरा ये है कि उन प्रोजेक्ट्स में शफाफियत जो है
उसके मसाइल होते हैं, सड़कें बनती हैं फिर टूट फूट का शिकार हो जाती हैं। पहली बारिश में ही अक्सर सड़कें जो है बह जाती हैं, अगर पहली बारिश में नहीं बहेंगी तो 3 महीने बाद सड़कें जो है वो बैठ जाती हैं, और इसके बाद और कई किस्म के मसाइल जो है वो होते हैं। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के हवाले से बात करें तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। मेरे ख्याल के मुताबिक इसमें आप पूरा लाहौर जो है उसको कवर कर रहे हैं, जिसमें आपके सेवरेज के, आपके नई रोड्स, पुरानी रोड्स की तामीर, ग्रीन बेल्ट्स जो है, तमाम तर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इसमें शामिल है। तो जब ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा, मैं लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ, जब ये मुकम्मल होगा तो नो डाउट लाहौर जो है उसकी शक्ल ही और होगी। लेकिन बात वही है कि जो डेडलाइंस दी जाती है उसके मुताबिक काम जो है ना वो भी अल्लाह आपका भला करे, तरफ मैं इशारा करना चाह रही हूँ। वो कुछ जो प्रोजेक्ट्स हैं वो पिछले साल से चल रहे हैं, वो अभी तक मुकम्मल नहीं हुए। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 1-2 रोज से सोच रहा हूँ कि मैं उस पर स्टोरी करूँ। वादत रोड पे गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज है गर्ल्स का जी, उसके साथ 2 स्कूल भी हैं। हाँ जी। आप यकीन जाने वहाँ पर सड़कें खोदी गई, पाइप डल गए। हाँ जी। पाइप डल गए, लेकिन कहीं हुआ क्या कि जब वो पाइप डल गए उसके बाद रोड्स बननी थी। उन्होंने रोड्स इसलिए नहीं बनाई कि जी हमने एक और लाइन जो है वो लिंक करनी है इस प्रोजेक्ट को, इसलिए 1.5 साल हो गया है कि वहां पर बाइक नहीं गुजर सकती, गाड़ियां तो दूर बाइक नहीं गुजर सकती, और जितनी बच्चियां स्कूल कॉलेज वहां जाती हैं वो तकरीबन कोई 1.5-2 किलोमीटर पैदल चल के उसकी तरफ जाते हैं, और जब बारिश हो जाए उसके बाद जो सूरत हाल होती है वो आप सोच सकती हैं। ऐसे ही कई प्रोजेक्ट्स हैं जो लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत नहीं, उससे पहले शुरू हुए थे और वो अभी तक मुकम्मल नहीं हुए। यही वजह है कि जो हमारे डीसी साहब हैं, कल इन्होंने, मैं खबर पढ़ रहा था और उनके इजलास की डिटेल भी पढ़ रहा था, कि उन्होंने जो ज़्यादा फोकस रखा था वो उन्होंने यही कहा था कि जो टाइमलाइन है उसको कंप्लीट किया जाए, जो टाइमलाइन दी जाएगी उसी में प्रोजेक्ट जो है वो मुकम्मल होना चाहिए। इसके साथ साथ शफाफियत जो है वो इसमें होनी चाहिए कि जितना बजट दिया गया उतना लगाना है, जो मटेरियल बताया गया वो मटेरियल लगाना है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि कल उन्होंने इस चीज को जो है वो इंश्योर हो जाएगा तो बड़ी अच्छी चीज है शायद से। प्रसाद देखिए मार्च अप्रैल तक तो अब आइडियल टाइम है डेवलपमेंट के काम करने का। उसके बाद देखिए मई में आपके मानसून, प्री मानसून का आगाज़ कहीं ना कहीं हो जाता है, कोई बारिशों का सिलसिला बनना शुरू हो जाता है, और जब बारिश हो तो फिर उसमें आपके तरक्याती काम वैसे रुकते तो नहीं है लेकिन मुतासर ज़रूर होते हैं, और उससे जो राहगीर होते हैं, जो ज़राए आमदोरफ्त हैं, वो ज़रूर उससे मुतासिर होती हैं, उनको ये दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। ठीक है, आपके डिप्टी कमिश्नर उन्होंने इजलास किया है और जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, अच्छा मैंने जो देखा है ना ज़्यादा सीवरेज के चल रहे हैं। हाँ। ये वैसे बड़ा अच्छा इकदाम है कि आप इसके सीवरेज के मसाइल के हल के लिए, और ये बहुत पुराने हैं जहाँ पे काम किए जा रहे हैं, तो इसलिए हम तो अप्रिशिएट करेंगे। देखें, और लेकिन क्वेश्चन वहाँ पे आता है कि एक कॉन्ट्रैक्टर जिसको आपने ठेका दिया, जिसको आपने काम दे दिया कि ये मुकम्मल होना है, तो उसको साथ में कहीं ये लिखा भी होता है कि आपको इसको 90 डेज में कम्प्लीट करना है, 120 दिनों में मुकम्मल करना है, ये जो भी टाइम फ्रेम उसको दिया जाता है उसमें मुकम्मल करना है। तो होता यह है कि उसकी मॉनिटरिंग या उसका तसलसल इस तरह नहीं बरकरार रहता कि वो मंसूबा आपका बर वक्त मुकम्मल हो। निगरान सेटअप में आपको बर वक्त नज़र और बल्कि कबल अज वक्त भी आपको मुकम्मल होते दिखाई दिए। आपकी प्लानिंग ये होती है ना कि आपने मुसलसल खुद सर पे उसकी मॉनिटरिंग है ना, आपने उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, आप उसको फॉलो कर रहे हैं कि कहाँ तक काम पहुँचा है, क्या हो रहा है। तो मेरे ख्याल में ये मीटिंग आप दफ्तर में बैठ के तो बड़ी अच्छी है, लेकिन डीसी साहब अगर ख़ुद निकलें और 1-2 प्रोजेक्ट्स रोज़ाना विज़िट करें और वहाँ से जो कॉन्ट्रैक्टर है उससे फॉलो अप लें और उससे पूछें कि कितना काम मुकम्मल हुआ है, कितना रह गया है, कब तक मुकम्मल होगा। तो ये अवामी मसाइल होते हैं, आवाम के ये मंसूबे होते हैं जिससे लोगों को सहूलियात मिलती हैं, इनका बर वक्त मुकम्मल होना वक्त की अहम ज़रूरत होती है। और ये क्या होता है, आपके सीवरेज के हैं, पानी के हैं, गली कोई टूटी हुई है, सड़क कोई कहीं से खराब हो गई है, तो ये छोटे छोटे मंसूबे हैं जो कि सर इसके समरात तभी पहुंचते हैं जब बर वक्त मुकम्मल हो जाए। और एक आधा जायजा इजलास नहीं जी, इसके लिए फिर रोजाना की बुनियाद पर आपको मीटिंग्स करनी पड़ती हैं, काम की रफ्तार को देखना पड़ता है, कहाँ तक पहुंची है, कितना काम बाकी रह गया है, किस तरह से इसका फीडबैक लोगों से मिल रहा है, ये तमाम चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। मुसाफिरों के लिए मेयारी सहूलियात, हर स्टॉप पर इलेक्ट्रिक बस स्टैंड बनेंगे, वज़ीर आला ने ये टास्क दे दिया है। सो वी रियली अप्रिशिएट, अब तक सीएम साहिबा की जानिब से जो भी हम अप्रोच देख रहे हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक बसों के हवाले से थी, इलेक्ट्रिक बसों पे 1-2 दफ़ा मेरा विजिट गुजरना हुआ और मैंने देखा कि इस तरह से जिस टाइम पे भी आप देख लें बसें भरी होती हैं, यानी आवाम को इसका फ़ायदा हो रहा है। ख़ास तौर पर बड़ा अच्छा लगता है जब स्टूडेंट्स इसमें बड़े पुरसकून अंदाज में बैठ के जाते हैं, तो ये एक अच्छा फिर माहौल दोस्त भी है। और अब स्टूडेंट्स की जो है वो
मुश्किलात को देखते हुए कि बैठते हैं जो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज़ के बाहर, कॉलेजेस के बाहर, उनकी प्रॉब्लम कम हो। फिर बुजुर्ग अफराद होते हैं, मौमर अफराद होते हैं, उनके लिए बड़ी आसानी दी जा रही है जी। हर स्टॉप पर इलेक्ट्रिक बस स्टैंड बनेंगे। ये CM साहिबा ने इस चीज़ का जो है वो बाकायदा टास्क भी दे दिया इमरान यूनुस। देखें, मैं अगर बात करूं कि शहरियों के साथ जो ज़्यादती की गई, वो सबसे बड़ी ज़्यादती ये थी कि 5 साल तक, तकरीबन 5 से 5.5 साल तक लाहौर के जो 19 में से 17 रूट्स थे वो बंद रखे गए। वो क्यों रखे गए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं थी। शायद सिपरा साहब को भी याद होगा, क्योंकि ये भी पंजाब यूनिवर्सिटी सफ़र करते रहे हैं। हमारे दौर में वो बसेस चला करती थी, 5 नंबर 11 नंबर वो बसेस चला करती थी, वो बड़ी सहूलत होती थी। उसके बाद वो बस बंद हो गई। उसके बाद आपको कैनाल रोड पे कभी आपको बस नज़र नहीं आई, और फिर उसका खमियाजा भुगतना क्या पड़ा, वो ऑटो रिक्शा, चिंची रिक्शा और ये मोटरसाइकिल रिक्शा जिसको पूर्ण रिक्शा भी कहा जाता है, ये मनूस मारे आ गए जिन्होंने ट्रैफिक आज़ाद में सबसे बड़ा ज़्यादा इजाफा हुआ। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि 5 साढ़े 5 साल बाद जब ऑब्वियसली मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए गए और पब्लिक कन्वेंस जो है वो दी गई, जिसमें इलेक्ट्रिक बसेस शामिल थी, ठीक है। उसके साथ साथ दीगर बसें जो हैं वो भी इंट्रोड्यूस करवाई गई, जिसमें आपने बिल्कुल सही बताया कि पाँव रखने की जगह जो है वो नहीं होती। शहरियों को सहूलत तो मिल रही, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब जो है वो हर स्टॉप पर इलेक्ट्रिक बस स्टैंड जो है वो बनेंगे। बहुत अच्छी चीजें हो रही है, लेकिन ये लोग मेंटेन कौन करेगा? क्या वही इदारे या वही लोग मेंटेन करेंगे जो पहले बस स्टॉप्स को मेंटेन कर रहे हैं? क्योंकि शहबाज शरीफ साहब के दौर में बड़े अच्छे बस स्टैंड बनाए गए। शहर में अभी भी आपके जो आधे बस स्टैंड जो है ना, उनमें सहूलियात हैं ही नहीं। छत नहीं है, बैठने के लिए बेंचेस नहीं है, क्या बेंच उखाड़ के ले जाते हैं, अल्लाह आपका भला करे, शेड्स उतार और के उनको ले जाते मेंटेन। हैं। देखें, लोगों की तो ये आदत है, लोगों की ये आदत है। कुछ लोग ऐसे हैं जो ये करते हैं, कुछ नशे के आदी लोग हैं, वो चीजें उतार के बेच देते हैं। लेकिन अभी भी पूरे के पूरे स्टॉप जो हैं वो बनते ही नहीं है। वादत रोड पे देख लें, मैं चूंकि रोज गुजरता हूँ वहां से, वहां पर कई ऐसे बस स्टॉप है जो आधे बने नहीं, और वो कई सालों से है। मैं ये बात कर रहा हूँ कि लोग तो अपने इन हरकतों से बाज नहीं आएंगे, जिस तरह आप बात कर रही हैं कि चीज़ें उखाड़ कर ले जाते हैं। लेकिन जो इदारे होते हैं उनका काम ये होता है कि उन्होंने उस चीज़ को मेंटेन करना होता है। ठीक है, जो लोग उतार के गए हैं आप उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें, जैसे भी करनी है आप करें। लेकिन भाई, अगर एक चीज़ वहाँ से उखड़ गई है, कोई उठा कर ले गया है या लगाई नहीं गई, तो उसको मेंटेन किसने करना है? इदारों ने करना है। अगर वही इदारे इसको मेंटेन करने की जिम्मेदारी उन पर होगी तो इनका बेड़ा गर्क ही होगा, इसका कोई फायदा नहीं। बसें जो है, नो डाउट लोगों को सहूलियात मिल रही हैं, बहुत अच्छी बात है, मिलनी भी चाहिए। गवर्नमेंट जो है बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स इंट्रोड्यूस करवा रही है अवामी सहूलत को आमदोरफ्त के हवाले से, ठीक है। लेकिन बात वही आ गई कि भाई जो पहले बस स्टॉप ऑलरेडी मौजूद हैं, उनकी हालत में भी तो बेहतरी लाई जाए ना। प्रॉपर शेड हो जाए, सिटिंग के लिए बेहतर जगह हो जाए, कैपेसिटी उसको बढ़ा दिया जाए ना, क्योंकि जहाँ कहीं सिटिंग है वहाँ पर ये बड़ा एक्सपीरियंस होता है देखने के लिए कि बहुत सारे लोग बैठे और बहुत सारे खड़े। सो पानी अगर मिल जाए तो वो तो और भी बहुत अच्छी बात हो जाएगी। शायद सिपरा साहब का मैं एक कमेंट ले लूँ, फिर मैं जाती हूँ ब्रेक की तरफ। शायद सिपरा साहब, देखें, जिस तरह इमरान जिक्र कर रहे हैं कि बसेस का चलना, रूट्स का बहाल होना, ये बड़ा खुशाइन इकदाम है। अगर बस स्टॉप्स की हम बात करें, ये सबसे पहले हम शहरियों की खुद जिम्मेदारी है कि एक चीज़ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने आपको बनाकर दी, नो डाउट, उसको मेंटेन रखना, उसकी सफाई का ख्याल रखना, उसकी बाकी चीज़ों का ख्याल रखना, ये हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में लोगों को भी थोड़ा एहसास करना चाहिए कि आपके लिए जो चीज़ बनाई गई, बेंचेस लगाया गया, शेड लगाया गया, या जो भी उसमें सहूलत दी गई, तो उसका ख्याल रखना चाहिए। हमारे यहाँ ये अलमिया है कि रात के पिछले पहर में आपके नशा करने वाले जो लोग हैं बिलखसूस, वो इस चीज़ को नुकसान पहुँचाते हैं। आपके सीवरेज के जो हैं उनके ढक्कन उठा लेना, इस तरह की चीजें कर लेना। सर मैं आपको कह रही, बेंच उखाड़ के ले जाना, ये देखें आम शहरी ने बेंच को क्या करना है, बिल्कुल ऐसे ही है। मेरे ख्याल में इस पर आप थोड़ा, जो आप हमारे सिक्योरिटी के इदारे हैं उनको भी रात में थोड़ी शहरियों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो फूल पौधे लगाए जाते हैं खूबसूरती के लिए, डस्टबिन वहां रखी जाती है, तो प्रॉपर इन चीजों का इस्तेमाल करें ताकि गंदगी भी ना हो, और एक जो सहूलत दी गई है वो सहूलत ही रहे। वो ऑब्वियसली फिर वहाँ पे किसी का खड़ा होने को भी तो नहीं ना दिल करेगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी अपनी है। बाकी ये जो इकदाम उठाया जा रहा है CM साहब की जानिब से, सो इसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए, क्योंकि मुसाफिरों की सहूलत के लिए ये जो है वो इकदाम उठाया जा रहा है। तो इसके लिए जी तमाम मुतल्लिका लोगों से उनकी मीटिंग हुई है और इस पर उन्होंने अहकाम भी जारी कर दिए। चलें जी, होप फॉर द बेस्ट। हम ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद आएंगे, आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक वंस अगेन। तो जिन लोगों ने जाना है लाहौर से रावलपिंडी, उनके लिए ट्रेन क्या सहूलत दे रही है जी? स्नैक्स मिलेंगे, टिकट 250 रुपए महंगा कर दिया गया, स्नैक्स की वजह से किया गया। लग तो यही रहा है कि उस और वजह उसके से पैसे अलहदा से देने पड़ेंगे। तो फिर वो सहूलत क्या दे रहे हैं? आप पैसे ले रहे हैं, मुफ्त देने तो दो सहूलत हाँ, समझाएंगे तो ना। मैं कह रही हूँ। लेकिन बात यह है कि आरामदेह सफ़र ये जो वो ट्रेन हैं जो कि कामयाब ट्रेन है, जहाँ पे आपकी फैमिली के साथ भी अगर आप सफ़र करना चाह रहे नहीं, हैं, मैं बच्चों वैसे के साथ भी ऑनेस्टली सफ़र स्पीकिंग है, वो मजाक में बात थी, लेकिन अगर आपको बहुत बेहतरीन सहूलत मिल रही है तो इस चीज़ से फ़र्क कोई नहीं पड़ता। 250 रुपए से क्या नहीं फ़र्क फर्क पड़ रहा पड़ता, है? हाँ। जो आपने रेलवे स्टेशन उतर के जो नान टिक्की लेनी है वो आप बाद में जाके डॉक्टर के पास ही जाना है ना उसके बाद। तो उससे बेहतर है कि आपको अगर कोई अच्छी चीज़ मिल जाए, हिफ्ज़ान सेहत के असूलों पे कुछ पाबंदी करके अगर आपको मिल जाए तो ये अच्छी सहूलत है कि आप इस तरह दे रहे हैं। लेकिन बात यह है कि अब ट्रेन में लोग, जब से ये अच्छी और मॉडर्न ट्रेन आई हैं उसके बाद लोगों ने इसमें सफ़र करना शुरू किया है। पहले ये था कि आपकी बसेस बहुत अच्छी हो गई थी, लोग यहाँ से सफ़र करते थे, ट्रेन का लेट होना, डिले होना, घंटों बाद आना, ये बड़ा नुकसान का बायस बन रहा था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब उसमें थोड़ी प्राइवेटाइजेशन या उसका थोड़ा तड़का लगा तो उसके बाद चीज़ें बेहतरी की तरफ आईं और आज लोग सफ़र करते हैं। तो ये लोगों के लिए बहुत अच्छी सहूलत है। देखें, ये बच्चों ने करना है, बड़ों ने क्या इससे करना है, तो उनकी इंजॉयमेंट है। 250 रुपए अगर वो लग भी जाए तो मेरे ख्याल में कोई इतना बड़ा उस पर मुश्किल नहीं होती। पुरसकून सफ़र होना चाहिए, आरामदेह होना चाहिए, टाइम पे, क्योंकि टाइम कॉम्प्रोमाइज़ बड़ा होता है अक्सर ट्रेन के सफ़र पे, ये इश्यूज़ रहते हैं। सो ये तमाम चीज़ें हों तो फिर इससे मेरे ख्याल से फ़र्क कोई नहीं पड़ता। इमरान यूनुस। अच्छा देखिए, 4 किस्म की नॉर्मली टिकट जो हैं वो होती हैं। चूँकि मैंने कुछ अर्सा कबल जो है वो कराची का सफ़र किया था और मैंने टिकट खरीदी थी। जी बिल्कुल। तो मैंने वो पूरा एक बर्थ जो है वो लिया था। और अगर मैं बात करूं कि एसी पार्लर, एसी बिज़नेस, एसी स्टैंडर्ड क्लास और इसके साथ इकॉनमी क्लास, ये तकरीबन 4 क्लासेस जो हैं वो होती हैं। अच्छा, जो एसी बर्थ होते हैं या एसी पार्लर या एसी बिज़नेस या एसी स्टैंडर्ड क्लास होती है, इसमें कंपल्सरी होता है कि वो आपको लंच और 2 टाइम का खाना उसमें जो है वो आपको मिलता है। और वो बड़ा अच्छा फूड जो है वो होता है, चूँकि उसके टिकट के पैसे भी अच्छे खासे होते हैं। लाइक मैंने कराची का सफ़र किया था, इसलिए वो टिकट जो है वो 20,000 की टिकट थी, तो उसमें वो सारी चीज़ें जो हैं वो दी जाती हैं। अच्छा, सिर्फ इकॉनमी क्लास जो है उसमें अगर 250 रुपये बढ़ाकर ये चीज़ें दी जा रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। जिस तरह शाहिद सिप्रा ने बात की, मैंने चूँकि विज़िट किया है, मैंने देखा कि जिस स्टॉप पे भी गाड़ी रुकती थी उसके बाहर जो चीज़ें फ़रोख्त होती थी वो काफ़ी महंगे दामों फ़रोख्त होती थी और उनकी क्वालिटी जो है वो को स्टेट ऑफ द आर्ट नहीं होती थी। और आप कुछ कह भी नहीं सकते, क्यों? क्योंकि अगर आपने कोई चीज़ खरीदी और उसके बाद आप बीमार हो गए तो आप किसको पकड़ेंगे? क्योंकि रेलवे मैनेजमेंट तो यही कहेगी ना कि आपने तो बाहर से लिया। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि जब आपको ट्रेन के अंदर ही बैठे हुए आपको, आपकी फैमिली को, आपके बच्चों को कुछ खाने पीने को बेहतर चीज़ जो है वो अर्जा निर्खों पर मिल जाएगी, तो ये एक बहुत अच्छा आइडिया है। ठीक है, इसे हम इस तरह नहीं ले सकते कि जी टिकटों में इजाफा कर दिया गया है। टिकटों में इजाफा किया गया है तो वो सिर्फ इस बेस पे किया गया है कि कंपलसरी किया गया है ये चीज़ें कि आपको बर्गर मिलेंगे, आपको स्नैक्स मिलेगी, बिरयानी मिल सकती है, केक मिल सकता है, चिप्स, जूस, ये सारी चीज़ें जो है वो शामिल है जो आपको सफ़र के दौरान जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो वो मेरे ख्याल से 250 रुपये में, अगर एक टिकट के ऊपर आपको 250 रुपये फ़ी पर्सन ये चीज़ें मिल रही हैं तकरीबन कोई 2-3 घंटे के सफ़र में, क्योंकि लाहौर से रावलपिंडी का सफ़र जो है मेरे ख्याल से ट्रेन पर यही कोई 2-2.5 घंटे, 4-4.5 घंटे। अच्छा चले, इतने सफ़र में अगर आपको कुछ खाने के लिए मिल रहा है और वो अच्छी क्वालिटी का मिल रहा है, कि फिर आप खुदा ना खासा अगर कोई चीज़ अच्छी नहीं है तो आप रेलवे मैनेजमेंट को कह तो सकते हैं ना कि भाई आपसे ये चीज़ जो है वो ख़रीदी गई थी। लेकिन अब बात ये है कि अब ये नहीं पता कि शायद सिप्रा साहब यही सवाल जो है वो कर रहे थे ड्यूरिंग ब्रेक कि ये जो प्राइवेट ट्रेनें चली हैं क्या ये उन पर भी लागू होगा या जो सरकारी ट्रेन है उस पर भी? इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है। चलें जी, फिलहाल इकदाम तो अच्छा उठाया गया है। हमने अगली खबर की तरफ आना है, ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक के बाद आएंगे, हमारे साथ रहिए। खुश आमदीद आपको एक बार फिर कहेंगे। अच्छा जी, 1-2 दिन से टमाटर की कीमत की बड़ी बाज़गश्त और हर जगह पर यही सुनने को मिल रही थी। सो अब 400 रुपये किलो टमाटर हैं और बहुत सारी सब्जियां जिनकी कीमतों में इजाफा। शाहिद सिप्रा साहब देखें, कुछ वीडियोस मैंने पिछले दिनों भी देखी हैं, शायद एक प्रोग्राम में भी देखा था, वो जो इनकी अब वो हैं सलमा भट्ट साहिबा, हाँ, वो विजिट कर रही थी और वो कह रही थी कि मैंने बंद कर देना है, मैंने आपको वार्निंग दी है, मैंने मुकदमा दर्ज करवा देना है। देखें, ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि इस तरह की जाके खौफ तो, लेकिन उस खौफ का फ़ायदा नहीं होता।
उसकी वजह क्या है कि जिस बंदे ने, मेरे जैसा बंदा जिसने खुद खरीदारी करनी है ना, उसको पता है कि आज रेट क्या है और कल क्या रेट था। तो इन तमाम चीज़ों का जो मार्केट में बैठे लोग सब्जी फल फरोख्त कर रहे हैं, उनके जरा बराबर भी फर्क नहीं पड़ा। सर आप कैसे ये कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं दुकानदारों ना, को खौफ तो होता है ना कि क्या आज खौफ हमारी होता है? दुकान पे पहुंचे, कल भी आ कुछ भी सकते नहीं, हैं, क्या मैडम करेंगे परसों आप भी आ उनको? सकती है। क्या करेंगे आप? फाइन कर देंगे 1000 1200 1500 2000 फाइन कर देंगे, इससे ज्यादा क्या करेंगे आप? देखें, इस चीज को कंट्रोल करने के लिए आपको एक प्लानिंग करना पड़ेगी। जब अब मेरी बात सुने, अब सुनिए ना, प्लानिंग से बहुत आगे बात चलेगी, आप फोर्स सुनिए बना ना, दिया उन्होंने बन सर। गए ना, आप सुनिए ना, मैडम खुद निकल के चेक कर रही हैं। उन वीडियोस में आप खुद देखें कि जब उनसे क्वेश्चन किया गया दुकानदार से कि आप महंगे दामों क्यों फरोख्त कर रहे हैं, तो उसका जवाब था कि मुझे सब्जी मंडी से महंगी मिली है। अच्छा, हाँ ये आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है, सब्जी ठीक मंडी है, पहुंचना होगा। उस वक्त उसके बाद सब्जी मंडी से महंगा मिलने के यानी बाद मैडम सब्जी मंडी जाए, सब्जी यस जाना चाहिए। ठीक है। देखें, वहां जाकर एक चीज को आप देखें ना, वहां से जो लेने वाला बंदा है, आप उसको 80 रुपए कहते हैं कि मार्केट रेट है, ये लिस्ट आपको दे दी है, 80 रुपए में आपने इसको फरोख्त करना है। आप मंडी से जब उस बंदे को वो लेके प्रॉफिट का मार्जिन रख कर लेकर देंगे, तो वो 80 रुपए में आकर उससे फरोख्त करवाएं, फिर आप यकीनी बना सकेंगे उसको। ठीक है। जब वो वहां से ही 80 रुपए लाएगा तो आपकी कीमत पे कहाँ? यानी या फिर आपकी नजर में हल ये हल है, अदरवाइज इसका कोई हल नहीं। आप जितना मर्जी डरा लें, हर जगह पे मार्केट लगी हुई, आपके घर के रास्ते पे मैं उनको मैसेज दे रहा हूँ, उनकी वीडियो है, उसी में ही जवाब है। जी जी आप ठीक कह रहे हैं। मेरे ख्याल में सीमल के प्रोग्राम में शायद उन्होंने कहा, बिल्कुल। वो खुद जवाब दे रहा है एक बंदा कि भाई वहां जा, मुझे वहां से महंगे दामों मिली है इसलिए बेच रहा हूँ। यानी दुकानदार राइट पे है। राइट। सो ये है कि मंडियों में जाकर रेट को कंट्रोल देखिए, यही चीज़ हम हमेशा ही कहते हैं कि भाई अगर आपने ग्राम फरोशी को कंट्रोल करना है, मिडल मैन को छोड़ें, अगर आपने ग्राम फरोशी को कंट्रोल करना है, सबसे पहले आपको जाना चाहिए मंडियों में जहां से रेट आप निकालते हैं। आप रेट वहीं से निकालते हैं ना, आपको चेक रखना चाहिए कि वहां पर अगर एक चीज इतने की मिल रही है तो उतना आपने मार्जिन रखना है दुकानदार का, और ताकि मार्केट में लोगों को आसानी से चीजें दस्तयाब हो सके। लेकिन ऐसे करता कोई नहीं है। कभी कुछ साल पहले जब कैप्टन रिटायर्ड उस्मान यूनुस जो हैं वो डीसी थे, डीसीओ थे, उसके बाद फिर डीसी भी बने, तो तब वो मंडियों में जाया करते थे सुबह, और साथ वो क्या करते थे, वो अकेले नहीं जाते थे, वो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की फौज लेके वहां जाते थे कि भाई यहाँ पे आपकी अटेंडेंस लगेगी, आज की नहीं लगी तो आज के दिन आपकी गैर हाजिरी लगेगी। सारे प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट, मुझे अच्छे से याद है, 108 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को लेकर वहां पहुंचते थे। और उसके बाद उनको कहते चलो शहर में निकलो, दोपहर के टाइम 12-1 बजे, अब जाके घूमो कहां पर कीमतें किस तरह है। तब थोड़ा कंट्रोल था। लेकिन अब शायद सिपरा वाली बात ठीक है कि जब एक दुकानदार को फाइन हो जाता है, फिर वो क्या करता है, फिर वो आपकी जेब से, शायद सिपरा की जेब से, मेरी जेब से निकालेगा। क्या करेगा, उसको पता है कि मुझे फाइन हो गया, अब 1 महीना इन्होंने मेरे पास नहीं आना। और वाकई ऐसा होता है, जहां भी आपके प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट एक बार जुर्माना कर दे, उसके बाद महीना 3 महीने वहां जाते ही नहीं है कि भाई इस मार्केट को तो हमने पिछले महीने विजिट कर लिया। अब वो फिर क्या करेगा, उसको जितना फाइन हुआ है उसे ट्रिपल वो चीजें महंगी बेच के वो रिकवर कर लेता है। तो बात सब्जियों तक नहीं है जी, ब्रायलर भाई ये तो होना है, ये तो होना है। देखिए, जब सैलाब आया, जब आपको पता चल गया कि अब अशिया खुरोनोश महंगी होंगी, स्पेशली सब्जियां, दालें, आटा, चीनी, ये सारी चीजें जो सैलाब की वजह से मुतासिर हुई, ये महंगी होनी थी। सबको पता है भाई, सरकार को पता है, हमें पता है, अवाम को पता है, सबको पता है कि महंगी होनी थी। तो फिर आपको एक मैकेनिज्म बनाना चाहिए था। क्या करना चाहिए था कि भाई चलो जो चीजें महंगी हुई हैं, इनका रेट जहां से निकलता है, वटेवर वो मार्केट है, वटेवर वो सब्जी मंडी है, फ्रूट मंडी है या गल्ला मंडी है, जहां से भी रेट निकल रहा है, वहां आपको खड़े होकर मैकेनिज्म बनाना चाहिए। देखना चाहिए कि यार मिडल मैन कितना कमा रहा है, आम दुकानदार कितना कमा रहा है। क्यों? क्योंकि मार्केट में जब भी हम कोई चीज लेने जाते हैं, मैं अगर कोई फल खरीदने जाता हूं ना, अगर वो मुझे महंगा मिल रहा है तो मैं उससे सवाल करूंगा ना कि भाई महंगा क्यों बेच रहे हो। वो कहता है जी सरकार से पूछें, महंगाई इतनी हो गई है। वो अल्टीमेटली डालते सरकार पे। तो सरकार अपना नाम बदनाम ना करवाए, मंडियों में जाए, सब्जी मंडियों में, फ्रूट मंडियों में जाएं। मुझे ये बताया ना कि 15 दिन में ऐसा क्या हुआ कि टमाटर की कीमत आपको 250 रुपए बढ़ानी, डबल हो गई ना, डबल ट्रिपल हो गई। मतलब 150 या 170 रुपए पे चले हैं, 70 से आपने उठाया, सैलाब की मद में 170-80 रुपए पर केजी पे ले गए। अब 170-80 से उठाकर आप 400 पे ले गए। भाई ये 200 से सीधा 400 पे, 400 पे। 15 दिन में ऐसा क्या हुआ है कि आपके टमाटर का रेट इस तरह बढ़ गया है। तो ये चीजें, ये जो आपके जो ओहदेदारान हैं या पॉलिटिकल जितने भी लोग हैं, ये इनको देखने की ज़रूरत है। हम लोग बड़े आसानी से जाकर विज़िट कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि आपको इसको जी गाड़ी में बिठाएं, इस पर मुकदमा दे दें, इसकी दुकान बंद कर दें।
लेकिन हमें तो फायदा उस वक्त है ना जब रेट कंट्रोल हो, और रेट कंट्रोल हो और उसके बाद मयारी हमें हर चीज मिले, वो तो मुमकिन ही नहीं हो रही अभी तक। तो इसलिए मेरे ख्याल में इन चीजों को आपको सब्जी मंडी से चीजों को पकड़ने की जरूरत है। फिर एंड यूजर पे का क्या करना है। चिकन तो आज कुछ सस्ता हुआ, कल महंगा हुआ है, सस्ता, ये तो वेरिएशन आती रहनी है। और ये देखे 5-6 सप्लाई पे मैटर ये तो 5-6 साल से चल रहा है ऐसे ही कि कभी आपका 600 पे चला जाता है, कभी कम हो जाता है। अभी मेरे ख्याल में 500 से भी कम हुआ है आज का जो नया रेट आया इस पे। तो ये चीजें चलती हैं। आपने इनसे बैठकर कभी मुज़ाकरात किए हैं? आपने ये पोल्ट्री एसोसिएशन वालों को कभी बिठाया? हाँ बिल्कुल। इनसे कभी बात की है? नहीं सर, वो तो माफिया बनता है और आगे से डट के वो अपने मुतालिबात सामने रखता है कि जी इनको माने। कुछ तजावुजात ऑपरेशन की भी बात कर लेते हैं। वक्तन फवक्तन ये भी चल रहा है, बहुत अच्छा ऑपरेशन एक जो पीछे हुआ, बट उसके बाद बहुत सारी जगहों पर अब वो एक खौफ आया था, अब मेरे ख्याल से दोबारा लोगों ने वही प्रैक्टिस करना शुरू कर दी है। इमरान यूनुस, देखें तजावजात शहर का वो इशू, हम हमेशा ये बात करते थे कि शहर की जो खूबसूरती में बिगाड़ पैदा हुआ वो तजावजात की वजह से हुआ, और दूसरा दरख्तों की कटाई की वजह से हुआ। अब दरख्तों की कटाई जो है वो चाहे हाउसिंग सोसाइटीज़ की वजह से हुई या किसी और वजह से हुई, वो एक अलग बात है। लेकिन तजावजात की तरफ आएँ, ये एक ऐसा इशू है जिस पर आप रूटीन में कार्रवाई नहीं करेंगे तो ये वैसे ही रहेगा। ठीक है, गवर्नमेंट जो है वो इसमें हमें नज़र आती है, टाउन इंतज़ामिया हमें एक्टिव नज़र आती है। कब? जब अहकामात आते हैं सरकार की तरफ से, तब आपको हर जगह आपको बाजार खुले मिले। आप यकीन जाने, हमने शालमी और इछरा, ये ऐसी मेन मार्केट्स हैं जहाँ पर पाँव रखने की जगह आपको नहीं मिलती थी, वहाँ पर हमने ऐसी बिल्डिंग और ऐसे रास्ते देखे हैं जो पहले हमें कभी नज़र ही नहीं आए। क्यों? क्योंकि आगे तजावजात थी, फटे होते, आर्जी तजावजात होती थी। लेकिन अब तो आप यकीन जाने, इछरे में मैं गाड़ी लेकर चला गया और मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि इतना खुला बाजार कैसे हो गया। अब वो दोबारा से, आप सही बात कर रही हैं कि अब वो दोबारा चीज़ें जो है ना वो ख़त्म होती नज़र आ रही हैं हमें। तजावजात जो हैं वो लोग देखते हैं कि भाई सर टाउन म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन अब यहाँ पर चक्कर नहीं लगा रही, तो चले हम दोबारा बहाल कर लेते हैं। क्योंकि जो दुकानदार होते हैं उन्हें हराम खाने की आदत है, वो क्या करते हैं कि आगे फटे लगवा देते हैं, डेली का 1000-2000 लेते हैं, और वो जनाब उन्हें नहीं परवाह कि लोग जो हैं उनको पैदल चलने के लिए राह मिल रहा है या नहीं मिल रहा। वो कहते हैं भाई ठीक है, हमें पैसे मिल रहे हैं सो मिल रहे हैं। तो इन चीज़ों को जो है वो इनका प्रॉपर फॉलोअप जो है वो होना चाहिए, फिर ये चीज़ें बेहतर होंगी। अदरवाइज लाहौर की खूबसूरती फिर वैसे ही बर्बाद होगी। बिल्कुल ऐसे ही है, शायद से प्रयास। देखिए, तजावजात और सफाई के मामले पे हम लोग जाए ना तो ये क्रेडिट हमारे मौजूदा सीएम को जाता है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि आपके सफाई के मामलात शहर में, और दूसरा तजावजात। होता यह है कि मैं जिस तरह पहले भी एक ख़बर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब या कोई भी गवर्नमेंट है वो शहरियों के लिए कोई इकदाम उठाती है कि उनको इससे फ़ायदा हो, और उसके बाद अल्टीमेटली वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता है। वो फ़ायदा ख़त्म होना क्यों शुरू हो जाता है कि आप उसको फॉलो नहीं करते, आप उसकी मॉनिटरिंग नहीं कर पाते। मेरे ख्याल में आपके जो झेली इदारे, हमेशा सीएम ने जाके तजावजात नहीं खत्म करवानी, हमेशा कमिश्नर या डीसी ने जाकर नहीं खत्म करवानी। तमाम अच्छे इकदाम एक स्ट्रक्चर है ना, आपके पास एक स्ट्रक्चर मौजूद है, आपकी टीम मौजूद है। बना दी। सीएम साहिबा का मकसद ये था कि जी अवाम के लिए सस्ती चीजों गिरा फरोशी ना हो। फिर आपने लाहौर डेवलपमेंट पैकेज शुरू किया, उसके समरात भी अवाम तक पहुंचाना। अब उन लोगों का काम है जिनको ये जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं, तो उनसे रिजल्ट भी लेने हैं जी, उनसे पूछगिछ भी करनी है। थैंक यू सो मच जी। हम हेडलाइंस के बाद ज्वाइन करेंगे।